नमस्कार, टीवी 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हम खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस पूरे विषय को लेकर हम चर्चा के लिए आए हुए हैं, विश्लेषण के लिए आए हुए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा के बात करेंगे। जो प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा में जो मतदान होने हैं उस बात करें राजनांदगांव के संसदीय जो सीट है, वहां के 2 सीट मानपुर मोहला और खुज्जी के विधानसभा जो सीट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बने हैं हमारे संपादक मोहन तिवारी और राजनांदगांव और मानपुर मोहला से सूर्यकांत यादव जुड़े हुए हैं हमसे। तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को मानपुर मोहला और खुज्जी के विषय में बताना चाहूंगा। एक खुज्जी अगर मानपुर मोहला की बात करें तो लगातार कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है मानपुर मोहला। पिछले 3 बार से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और वर्तमान में बात करें तो एक तरह से वो अभेद किला है और भाजपा ने इस बार फिर से संजीव शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने जहां वो लगातार प्रत्याशियों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए लगातार जनसंपर्क भी कर ले। और मैं आगे थोड़ा आप इसमें और भी बताना चाहूंगा, चूंकि संजीव के नाम की घोषणा होते हुए मतभेद और चीजें जो हैं और भी विरोध के स्वर तेज जरूर आए। और मानपुर मोहला जो सीट है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा यहां से लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है, 2 बार विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी संजीव शाह शायद जीत का सूखा खत्म कर सके, इसलिए उन्हें फिर से इस बार उम्मीदवार बनाया है। और जब नए उम्मीदवार बनाया है तो उसके विरोध के स्वर वहां जरूर देखने मिल रहे हैं। वर्तमान विधायक इंद्र शाह मंडावी की उम्मीदवारी वहां पर देखने मिल रही है और मुकाबला दोनों में सीधा कांटे का टक्कर होगा। लेकिन ग्रामीण में विधायक के खिलाफ नाराजगी का नुकसान भी हो सकता है। मोहन, हम आपसे समझेंगे ये मानपुर जो मोहला सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और चूंकि शहर से और राजधानी से काफी दूर होता है, विकास से मुझे लगता है कोसों दूर है, पहाड़ी क्षेत्र है। एक तरफ बात करें तो जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां से लगना शुरू हो जाता है, माइंस बेल्ट है और विकास को लगातार तरसता हुआ मानपुर मोहला है। कैसे देखते हैं इसे आप? जी बिल्कुल, देखिए मानपुर मोहला में लगातार पिछले कुछ सालों से नक्सल समस्या बढ़ी है और ये एक तरीके से जो नक्सलियों का कॉरिडोर है जो कि बस्तर से होकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ता है, उसके लिए एक अहम कड़ी थी और इसीलिए नक्सलियों ने इस पॉइंट को केंद्रित करके जब से काम शुरू किया है उसके बाद से थोड़ा विकास के मामले में मानपुर मोहला बाकी राजनांदगांव के विधानसभाओं से पिछड़ गया, क्योंकि वहां पर जैसे ही पता चला कि नक्सलियों की आमद हो गई है तो विकास कामों में थोड़ी गति धीमी हो गई। स्कूल कॉलेज जो और अंदर में खुलने थे गांवों में वो नहीं खुल पाए। सड़कों की स्थिति के लिए कई तरीके के विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इन वजहों से मानपुर मोहला पिछले कुछ सालों से लगातार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि ये पूरा वनांचल का क्षेत्र है, इसलिए भी यहाँ पर जो लोग अभी निवास करते हैं वो थोड़े पिछड़ेपन के शिकार थे, इसलिए उनके जीवन स्तर को उठाने की जरूरत थी, क्योंकि पूरा राजनांदगांव का इलाका तेजी से विकसित हो रहा है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा उसका जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद ये दुर्ग का बेल्ट शामिल हो जाता। तो राजनांदगांव का पूरा जो एरिया कहलाता है जिसमें करीब 6 विधानसभाएं हैं, उसमें बाकी क्षेत्र तो विकसित हुए हैं लेकिन मानपुर मोहला इस मामले में पिछड़ा दिखा और इसीलिए नाराजगी जो है बीजेपी से नजर भी आई थी और कांग्रेस को जीत हासिल हुई। संजीव शाह की टिकट काटकर एक तरीके से बीजेपी ने प्रयोग करने की कोशिश की, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और इसीलिए कांग्रेस ने बाजी मारी। वहां तेज कुंवर भी विधायक रह चुकी हैं, इसके अलावा अब इंदर शाह मंडावी विधायक हैं, अब इस बार फिर से उनको मौका दिया गया है। तो दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने फिर से बैक किया है और संजीव शाह जो कि राज परिवार से जुड़े हुए हैं, वहाँ के गुण जो परिवार है राज परिवार, उसका एक अच्छा खासा दखल है, तो उनके चुनाव लड़ने से एक बार फिर से फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दे अभी भी हैं कि नक्सलवाद को कौन खत्म करेगा, विकास कौन पहुंचाएगा और उस पूरे क्षेत्र में जो अभी भी पिछड़ापन दिखाई देता है उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसी पे ही थोड़ा मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी मिलाकर अभी कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने नया जिला बनाया हुआ है, लेकिन
क्या इस नए जिले के बनाने से कांग्रेस को फायदा होगा? क्या विकास जो जनता चाहती है जिला बनाने से, क्या विकास हो जाएगा? हाँ, एक ये भी है, जिले बनाने से एक खुशी की लहर जरूर होती है, इसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिलता जरूर दिखेगा। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में जो प्रयोग किए उसमें एक बड़ा उसका हथियार सामने आया कि वो जिले बनाकर वहां के लोगों का विश्वास जीत रही है। उपचुनाव में खास तौर पर हम खैरागढ़ में ये देख चुके हैं कि खैरागढ़ में जिले की घोषणा हुई और पूरा जो सिनारियो था पॉलिटिकल वो बदल गया और लोग इस बात को पसंद करने लगे कि भाई छोटे जिलों के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ने लाया। हालांकि बीजेपी भी ला रही थी और वो उसने भी काफी हद तक जो 25 जिले थे वो उसे 27, 28, 29 तक लेके आए, लेकिन कांग्रेस भी तेजी से जिले बना रही है और जिले बनाने की वजह से वहां क्षेत्र में विकास भी होता है क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो करीब पहुंच जाता है। अब मानपुर मोहल्ला का निवासी पहले जाता था राजनांदगांव, वो करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ जाता था, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये एक अहम मुद्दा वहां के लिए बना रहा। तो अंबागढ़ चौकी को मिलाकर जो है जी मानपुर मोहल्ला को क्षेत्र बनाकर मुद्दा बनाया गया है, तो जिले बनाने का जरूर वहां कुछ फायदा दिखाई दे रहा है। मोहन, मैं आपको यहाँ पे रोकना भी चाहूंगा। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी और वहां के चुनावी विश्लेषक सूर्यकांत यादव जी भी जुड़ गए हैं राजनांदगांव से, जो हमें बताएंगे कि मानपुर मोहल्ला और खुज्जी की क्या अहमियत है विधानसभा की अगर जीत कर आती है, क्योंकि जीत का जो सूखा है खासकर कांग्रेस भाजपा के लिए ये बड़ा एक पेचीदा मामला होगा कि वहां पर एक नया जिला बना देने से एक तरह से प्लस पॉइंट में दिखती है कांग्रेस। क्या इस जिला बना देने से वहां पर विकास की वो जो दशा है या दिशा है वो बदल पाएगी? सूर्यकांत, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार सूर्यकांत जी को फिर से जोड़े। हाँ सूर्यकांत, आप क्या मुझे सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये अगर हम बात करें राजनांदगांव संसदीय सीट की जो 2 सीटें हैं, मानपुर मोहल्ला जो अंबागढ़ चौकी मिलाकर एक अभी जिला बनाया गया है, दूसरा खुज्जी, तो हम पहले तो मानपुर के विषय में चर्चा करते हैं। मानपुर में लगातार विरोध के जो स्वर है वो दिख रहे हैं भाजपा के खिलाफ भी, और कांग्रेस ने अभी नया जिला भी बना दिया है। कैसा होगा उस क्षेत्र का दशा और दिशा? जी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो है मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तीनों जो ब्लॉक है उनको मिलाकर एक नया जिला का गठन किया है, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है क्योंकि लगभग 1 साल हो गए हैं जिला बने, सिर्फ जिला कार्यालय ही खुल पाए हैं, लेकिन विकास के जो कार्य है वो तो हो जरूर है लेकिन गति बहुत धीमी है। जनता अभी भी जो है विकास की राह जो रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही जो प्रमुख जो दल है उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी इंद्र शाह मंडावी वो जीत कर आए थे, इस बार भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं संजीव शाह जो पुराने बीजेपी के नेता है और आदिवासी नेता भी रह चुके हैं, उन्हें भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं अंबागढ़ चौकी जिला जो है उसको लेकर जो है चर्चा गर्म है। नया जिला बनाने के बावजूद भी अभी तक स्थिति वहां की जस की तस है, अभी भी स्थिति में उतना ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। एक चीज और भी समझना चाहूंगा कि नया जिला तो जरूर बना दिया गया, लेकिन ग्रामीणों में विधायक जो वर्तमान है उसको लेकर नाराजगी भी देखने मिल रही है। क्या वजह मानते हैं इसकी? जी, निश्चित तौर पर जो वर्तमान विधायक इंद्र शाह मंडावी है, जो कांग्रेस के वहाँ विधायक हैं, उनको लेकर भी जो है नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे कई मौके आए हैं जिसपे जो है विवादों से उनका नाता रहा है। कई आदिवासी सम्मेलन में जो है बीजेपी के खिलाफ भी जो अन्य नेता है उनकी बयानबाजी जिस दौरान हुई थी उस दौरान ये मंच पर ही मौजूद थे, और अन्य जो कई मामले हैं उन पर उनको लेकर भी जो है जनता नाराज नजर आ रही है। वही टिकट वितरण के बावजूद भी कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और देखना होगा कि ये नाराजगी कब तक रहती है। लेकिन लगातार जो मोहल्ला मानपुर की जनता है वो विकास की बाढ़ जो रही है। एक बार और भी मैं समझना चाहूंगा कि चूंकि राज्य परिवार से संबंधित है संजीव शाह, भाजपा से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, बनाया गया है, क्या वो इस सूखे को खत्म कर पाएंगे? लगातार भाजपा उस क्षेत्र से हार रही उस विधानसभा से। जी
जी, निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। संजीव शाह जो है जो भाजपा के वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में भी बहुत अन्य पदों पर रह चुके हैं और एक गोड़ जनजाति से वो आते हैं और पुराने नेता हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और उन्हें टिकट दिया है और निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं न कहीं मोहला मानपुर जो विधानसभा सीट है उसको लेकर डटी हुई है। लेकिन उनके नाम की घोषणा होने के बाद जो है कुछ बीजेपी की ही कार्यकर्ताओं ने उन पर भारी होने और अन्य जो है आरोप लगाए थे और इस्तीफे का भी दौर शुरू हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के अंदर की ये बात रहती है और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं और जो अन्य लोग हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि मना लिया जाएगा और बीजेपी ने जो है सशक्त प्रत्याशी जो उतारा है। देखना होगा दोनों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही प्रमुख मुकाबला इस विधानसभा सीट में रहेगा। आप हमसे जुड़े रहे। मैं आपसे और भी चर्चा चाहूंगा खुज्जी विधानसभा को लेकर भी, थोड़ा सा और मैं समझना चाहूंगा मानपुर मोहला को लेकर, चूंकि राजनांदगांव जो जिला मुख्यालय क्षेत्र है वहां से काफी दूरी पर है। वहां से लोगों को यदि अगर कुछ विशेष बड़ा काम होता हो तो राजनांदगांव पर ही डिपेंड होते हैं। मुझे लगता है कि लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मानपुर मोहला होगा। सूर्यकांत जी, राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन अंतिम जो छोर के गांव है मोहला मानपुर के, वो लगभग राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 170-80 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो वहाँ के लोग हैं उनको कुछ बड़ा जो काम होता है उसके लिए राजनांदगांव आना पड़ता है, जो कि एक बड़ा दिक्कत होता है उनको आने जाने में। अभी नया जिला बनने के बावजूद भी कई ऐसी चीजें हैं जो राजनांदगांव आकर ही उनके लिए जो है वहाँ होना पड़ता है, स्थिति में सुधार होता है। बात करें वर्तमान मुद्दे जो होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, क्या स्थिति देखते हैं मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला बनने के बाद? हालांकि विकास धीमा जरूर चल रहा हो, लेकिन विकास तो होगा जिला बनने के बाद। लेकिन अब वर्तमान में देखें तो क्या स्थिति दिख रही है अभी वहां पर, और किस तरह के वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर? जी, मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। आदिवासी बहुल समाज के लोग ही वहाँ रहते हैं और मूलभूत जो सुविधाएं, शिक्षा, सड़क और जो नाली, ये सब उन्हीं को लेकर ही जो मेन लड़ाई है। बिजली, अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, सड़क नहीं पहुंच पाई है। तो मूलभूत सुविधा है, उन्हीं को लेकर जनता जो है इस बार भी विधानसभा चुनाव में वोट देगी और मूलभूत सुविधा को लेकर ही जनता जो है बात जो रही है अभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े सूर्यकांत, अभी हमसे जुड़े भी रहिए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने अधूरे कितने पूरे, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं तमाम जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा हैं उस पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनांदगांव संसदीय सीट के मानपुर मोहला और खुज्जी पर। खुज्जी के अगर हम बात करें विधानसभा सीट की, तो खुज्जी सीट लगातार कांग्रेस का भी गढ़ रहा है राजनांदगांव के क्षेत्र, और तीनों ही कांग्रेस का ही उस क्षेत्र में दबदबा रहा है, खैरागढ़, खुज्जी और मानपुर मोहला। तो अभी हम सिर्फ खुज्जी के विषय में ही चर्चा करना चाह रहे हैं। और काफी खींचतान के बाद भाजपा से वहां जिला पंचायत की अध्यक्ष गीता साहू जैसे निर्विवाद जो चेहरा है उसे सामने लाकर कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी है जो वो की जा रही है। इसके अलावा वर्तमान में जो छन्नी साहू है उनका भी टिकट इस बार काट दिया गया है, और यह भी माना जाता है कि टीएस सिंहदेव के समर्थक मानी जाती है, लेकिन उनकी तगड़ी दावेदारी थी और कहीं न कहीं पर उनकी टिकट कट गई। इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे मोहन तिवारी हमारे संपादक से। मोहन जी, कैसे समझते हैं हम इन खुज्जी विधानसभा की जो सीट है उस पर? जी देखिए, खुज्जी विधानसभा सीट ऐसी सीट है कि वहां पर कोई ऐसा अब तक बड़ा जातिवाद वाला कार्ड चला हो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में साहू समाज की एक अच्छी बहुलता है। हालांकि राजेंद्र पाल भाटिया वहां से विधायक रह चुके हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि किसी वर्ग को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने प्रयोग किया, वहां पर जो किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन से जो चंदू साहू निकले थे, उनकी पत्नी छन्नी साहू को टिकट दिया और अच्छे वोटों से वो जीत हासिल की, और इस वजह से आजू बाजू की सीटों में भी कांग्रेस को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार छन्नी साहू के साथ जो विवाद जुड़े रहे, उन्होंने सरकार को लेकर भी कुछ टिप्पणी की, प्रशासनिक अधिकारियों से उनका विवाद रहा, और इसीलिए टीएस बाबा के खास समर्थक होने के बावजूद उसकी टिकट छन्नी साहू की कट गई और भोलाराम साहू जो कि विधायक रह चुके हैं वहां से, उनको फिर से उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है।
बीजेपी ऐसे समय का फायदा उठाना चाहती थी और इसीलिए साहू कार्ड उसने खेलते हुए गीता साहू को उम्मीदवार बनाकर सामने किया। इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किसानों का मुद्दा प्रमुख रूप से हावी होगा, लेकिन छन्नी साहू का जो विवाद हुआ था वो रेत घाट को लेकर हुआ था, जिसकी शिकायत विधायक ने खुद की थी कि रेत घाट की अवैध उत्खनन हो रहा है, वहां किसी व्यक्ति विशेष का या किसी नेता विशेष के संरक्षण में काम हो रहा है, विधायक की सुनी नहीं जा रही है। तो ये सब मुद्दा भी है कि वहां फरसी के जो घाट है वो और रेत घाट, इसका अवैध उत्खनन चल रहा है धड़ल्ले से। इसके लिए जनता किसको जिम्मेदार मानती है, क्या प्रशासन को मानती है? विधायक ने तो नाराजगी जाहिर कर दी थी, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, साहू मतदाता भी वहां ज्यादा है, किसान को कांग्रेस ने जो एक तरीके से अपने ओर किया हुआ है, तो वो भी मुद्दा काम करेगा। तो ये सारे मुद्दों के बीच खुज्जी विधानसभा का चुनाव होगा। जी बिल्कुल, साहू बहुल क्षेत्र भी है खुज्जी, और अधिकांश वहां पे साहू जो समाज के लोग का रहा है। इस बार दोनों समाज, साहू समाज के प्रतिनिधित्व को दिया गया। भोलाराम साहू से बात करें और उधर से भाजपा से भी साहू समाज के ही प्रत्याशी को टिकट दिया गया, गीता साहू को। तो निश्चित रूप से क्या ये जब साहू समाज के दो बड़े दिग्गज जब आपस में चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है कि जीत किसकी होगी? क्योंकि साहू बहुल क्षेत्र है, साहू समाज भी कंफ्यूज होगा, इवन जो ग्रामीण है वो भी। और वहां पे अगर बात करें तो भाजपा का लगभग जो वोटों का प्रतिशत कम दिखा है, 25% पिछले अगर 2013 से 2018 तक का अगर हम बात करें। कांग्रेस को लगभग 75 से 78% के आसपास जो है वो मतदाता या वोट मिले हैं। 2003 की बात करें तो बीजेपी से राजेंद्र पाल भाटिया जीते थे, उसके बाद लगातार 3 बार 2008 में भोलाराम साहू और 2013 में फिर से भोलाराम साहू और फिर से एक बार 2018 में छन्नी साहू को टिकट दिया गया था और उन्होंने भी जीत हासिल की थी। इस बार फिर से भोलाराम साहू को दिया गया है। तो साहू समाज के वोटर ज्यादा हैं, इसलिए साहू समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं मोहन इसे? हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने यह प्रयोग किया है। कहा यह जा रहा था कि अरुण साव जैसे ही अध्यक्ष बने हैं तब से साहू समाज का झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ हुआ है। नरेंद्र मोदी भी इसके एक बड़े कारण हैं, पिछड़ा वर्ग के वो नेता माने जाते हैं और वो प्रधानमंत्री बन गए, तो साहू समाज का झुकाव थोड़ा बीजेपी की ओर है। इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस इस बार जो प्रयोग कर रही है उसमें साहू प्रत्याशियों को खास तवज्जो दी गई है और जहां भी साहू समाज की बहुलता है वहां पर वो सीट छोड़ना नहीं चाहती। हम धमतरी में भी अभी कुछ दिन पहले, अभी कल ही टिकट आई है, ओमकार साहू को टिकट दिया है रंजना साहू के सामने। वैसे ही प्रयोग यहाँ पर खुज्जी में कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। हालांकि वो छन्नी साहू को भी दे सकती थी, वो भी साहू है, भोलाराम साहू तो साहू है ही है, लेकिन बीजेपी ने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, इसलिए साहू उम्मीदवार दोनों ओर से दे दिए गए हैं। अब साहू समाज जरूर यहाँ थोड़ा बटा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो बीच के अन्य समाज हैं उनका वोट किधर जाता है उस पर ये सब कुछ निर्भर करेगा। मैं आपसे समझना और चाहूंगा, अभी इस वक्त हमारे साथ राजनांदगांव खुज्जी से भी सूर्यकांत यादव जी जुड़े हैं। सूर्यकांत, आप मुझे सुन रहे हैं? तो हम खुज्जी के विषय में बात करते, खुज्जी विधानसभा पे साहू समाज के दो प्रतिनिधित्व को इस पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? निश्चित तौर पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने साहू जो है वोटर उनको साधने के लिए साहू उम्मीदवार मैदान में खड़ा किए हैं। भाजपा ने गीता घासी साहू तो कांग्रेस ने भोला साहू पर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में साहू वोटर्स हैं, उनकी संख्या भी अधिक है, जिसको देखते हुए दोनों ही जो पार्टी है उन्होंने साहू समाज के लोगों को ही टिकट दिया है। बिल्कुल, वहां पे अगर बड़े मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे नजर आते हैं वहां पे? जी, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का जो बहुत हिस्सा है वो वनांचल क्षेत्र में ही आता है और वनांचल क्षेत्र में जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं वो विकास के ही मुद्दे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक रोड नहीं बन पाया है, इसके साथ ही बिजली नहीं पहुंच पाया, ये तो प्रमुख मुद्दे। इसके साथ ही एक और मुद्दा जो युवाओं को रोजगार का है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर ही जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियां लोगों को साधने में लगी हुई हैं और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में ये प्रमुख जो मुद्दे हैं। बिल्कुल सूर्यकांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। चूंकि समय हमारे पास कम है और हम और भी विश्लेषण करेंगे छत्तीसगढ़ की जितने भी और तमाम जितने जैसे विधानसभा होंगे, गहराई से विश्लेषण जारी है और विश्लेषण हम और भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। निश्चित रूप से जो विधानसभा है, तैयारी क्या चल रही है, लगातार निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रही है अपने स्तर पे, तो एक बड़ा
यहाँ पर कांटे का टक्कर भाजपा और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में देखने पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी हमसे जुड़ने के लिए, और धन्यवाद तमाम हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े इस हमारे खास पेशकश को आपने देखा और लगातार आप सराह भी रहे हैं। हम और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।